डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। 2 महीने बाद। रात का समय। क्या तुमने फैसला कर लिया तुम जा रही हो मुझे छोड़कर? एल्विस अपनी आंखों में आंसू लिए बोला। हाँ, मैंने फैसला कर लिया, मैं जा रही हूँ इस जगह से और इस शहर से, आपसे दूर, और कभी भी अब मैं लौटकर इस जगह पर नहीं आने वाली हूँ, ना ही कभी भी आपकी शक्ल भी देखूंगी। मैं नफरत करती हूँ आपसे और हमेशा नफरत ही करते रहूंगी, और मेरी नफरत कभी भी कम नहीं होगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपसे बस इतना चाहती हूँ, आप कभी भी मुझसे ढूंढने की या मेरा पीछा करने की कोशिश भी नहीं करना। मैं अपनी सारी जिंदगी भर आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही आपको देखना या मिलना चाहती हूँ। मुझे भूल जाइए एल्विस, मैं कभी भी आपकी नहीं हो सकती हूँ, ना ही आपके साथ रह सकती हूँ। हम दोनों का साथ होना लिखा ही नहीं था, इसलिए अब हम दोनों का अलग हो जाना है, सही होगा? रिया अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही बोली। नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम प्रेग्नेंट हो रिया, तुम्हारे टमी में हमारा बेबी है। तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर और हमारे बेबी को लेकर नहीं जा सकती हो। अगर तुमने मेरे बेबी को मार दिया या उसे कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सह नहीं पाऊंगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, ना ही मैं तुमसे दूरी सह पाऊंगा। एल्विस काफी बुरी तरह से रोते हुए बोला। मुझे जाने दो एल्विस, या बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। हम दोनों अपने घर अपने देश वापस जा रहे हैं, और मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चाहूँ भी तो भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा अपना एक अलग परिवार है और मैं अपने उन परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे उनके पास लौटना होगा, उनके पास जाना होगा। तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते हो, रिया परेशान सी बोली। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा देश, और मेरा क्या रिया? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ? क्या तुम्हारे अंदर जो जान पल रही है मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ? जो तुम ऐसे जा रही हो, मुझे छोड़कर मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने बच्चे से दूर मत करो। तुम कैसे एक पिता से उसके बच्चे को दूर ले जा सकती हो? एल्विस रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला। हमारा मिलना सिर्फ एक गलती थी एल्विस, एक ऐसी गलती जो हम नहीं चाहते थे। और रही बात इस बच्चे की, तो मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी। ये बच्चा तुम्हारा अपना बच्चा है और तुम इसके पिता हो। मैं इस बात को झुठला नहीं रही हूँ, मगर एक सच ये भी हो, इस बच्चे को तुमने ही चाहा था, मैंने नहीं। अभी मैं बस 18 की हूँ और मैं इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया। तुमने अपना बीज मेरे अंदर डाला और अब वो बीज एक नन्ही सी जान में बदल चुका है। मैं इस बात को झुठला नहीं सकती हूँ, मगर तुम्हें समझना होगा हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है। हमने इन 2 महीने में एक साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया है और तुम्हें मेरा काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान भी रखा है, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगी या सब कुछ भुला दूंगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली, ना ही कभी भूल पाऊंगी। तुम मेरे लिए एक गलती से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा जाना ही हम दोनों के लिए सही रहेगा। रिया किसी तरह से खुश को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए बोली। तुम जाना चाहती हो? एल्विस आंखों में आंसू लिए बोला। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, रिया बोली। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मगर जाने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी और मुझसे एक वादा करना होगा। अगर तुम उस शर्त को पूरा करोगी और मुझसे वादा करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम मुझसे वादा नहीं करती और मेरी शर्त नहीं मानती तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा और तुम्हें कैद कर रखूंगा। एल्विस काफी सीरियस होकर बोला। कैसी शर्त? रिया एल्विस की आंखों में देखकर बोली। तुम्हें जाने से पहले मुझसे शादी करनी होगी। जैसे ही एल्विस इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही रिया को तो जैसे कोई सदमा ही लग जाता है, और वो उसी सदमे में आकर अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर एल्विस को देखने लगती है। बाहर हॉल में सिया एक बड़े से काउच में पीछे की तरफ टिककर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो रिया के आने का इंतजार कर रही थी। सिया अब ठीक हो चुकी थी, मगर पूरी तरह से ये बोल पाना मुश्किल होगा। सिया का शरीर काफी ज्यादा दुबला पतला नजर आ रहा था और वो काफी ज्यादा कमजोर सी नजर आ रही थी। उसकी बंद आंखों से आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर आ रही थी, और वो किसी बीमार बच्चे की तरह एकदम खामोश सी बैठी हुई थी। तो उससे काफी दूर खड़ा अलेक्जेंडर दीवार का सहारा लेकर खड़ा सिया के चेहरे को देख रहा था, जिस पर दुनिया जहां का दर्द था।
और दुनिया जहाँ की मासूमियत भी अलेक्जेंडर ना जाने कब से बस सिया को देखे जा रहा था और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी वो कब से और कितनी देर से सिया की निहार रहा है। और सिया वो भी इस बात से पूरी तरह से अनजान बस आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। तभी सिया को एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, जिसे महसूस कर वो धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और नजरें घुमा कर देखती है तो उसकी भीगी हुई नजरें अलेक्जेंडर की गहरी समुद्र सी नीली आंखों से जा मिलती हैं, जिसे देखकर वो डर सी जाती है। और इससे पहले वो अलेक्जेंडर से अपनी नजरें हटा पाती उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसे सुनते ही वह डर से कांप जाती है। एपिसोड 22। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम बिना मुझसे शादी किए इस जगह से नहीं जा सकती हो। अगर तुमने जाने की कोशिश भी की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, एल्विस किसी सनकी पागल की तरह बोला। एल्विस की बात सुनते ही रिया तो जैसे अपनी जगह पर ही जम सी जाती है और उसे जैसे कोई सदमा सा लग जाता है और वो आगे कुछ समझ पाती उससे पहले ही एल्विस वापस से बोला, ये मेरी शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और इसके साथ ही तुम्हें मुझसे एक वादा भी करना होगा। के सा वादा, रिया हकलाते हुए बोली। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंचाओगी, ना ही कभी उसके साथ कुछ भी गलत करोगी। तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी और उसे अच्छी परवरिश दोगी, उसे कभी भी मेरी कमी खलने नहीं दोगी, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी और मेरे बदले का भी प्यार उसे करोगी और उसे मेरा नाम दोगी, उसे बताओगी उसके पिता एल्विस है। एल्विस अपनी आंखों में आंसू लिए बस बोलते ही जा रहा था और रिया उसकी बात सुनकर आंसू बहा रही होती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमारे इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसे अच्छी परवरिश दूंगी और उसे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उसका माँ और पापा दोनों बनकर ध्यान रखूंगी, कभी भी उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और मैं उसे तुम्हारा नाम दूंगी, मगर मैं तुमसे बस वादा कर सकती हूँ, शर्त नहीं मान सकती। रिया अपने आंसुओं को साफ करते हुए ही बोली, नहीं तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ, मगर बिना शादी किए तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बच्चे को बिना बाप की औलाद बोले या उसे नाजायज बोले, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। एल्विस एकदम सीरियस होकर बोला। एल्विस की बात सुनकर रिया की आंखें बाहर आती हैं और वो कुछ देर काफ़ी सोचने के बाद धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं अपने इस बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए तुमसे शादी करूंगी, ताकि कोई भी इस बच्चे को नाजायज ना बोले और कोई भी इसे पाप की निशानी ना बोले। मैं करूंगी तुमसे शादी, मगर शादी के बाद तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से और फिर तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। रिया रोते हुए बोली, मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता हूँ और मैंने एक बार बोल दिया मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से, तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला तुम्हें। एल्विस किसी तरह से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, मगर वो उस दर्द को छुपा नहीं पाता है, उसका दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। रिया की हाँ सुनकर एल्विस अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोला, आधे घंटे के अंदर मैं जा रहा हूँ, मेरी शादी की तैयारी करके रखो। इतना बोल बिना दूसरे तरफ मौजूद इंसान की बात सुने बिना ही वो कॉल कट कर देता है। बाहर हॉल में सिया अपनी बेजान आंखों से अलेक्जेंडर की गहरी नीली आंखों में देख रही थी और उसे अलेक्जेंडर से काफी डर भी लग रहा होता है, मगर 2 महीनों में उसे ठीक करने के लिए अलेक्जेंडर ने एक बड़े डॉक्टर की टीम खड़ी कर दी थी, जिस कारण सिया अलेक्जेंडर से कुछ नहीं बोल पाती है, पर उसे सच में अलेक्जेंडर से काफी ज्यादा डर लगता था। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं, उतने में ही अलेक्जेंडर उसकी आंखों में देखकर ही बोला, क्या सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सिया उसकी बात सुनती है वो डर जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कहीं ये राक्षस उसे रोक ना ले जाने से और अपने वादे से ना पलट जाए, ये सोचकर ही सिया डर जाती है और डर के कारण वो खुद से ही बोली, ये आदमी चाहता क्या है मुझसे? इसने मेरे साथ इतना गलत किया, उसके बाद ये ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं इसकी प्रेमिका हूँ और ये मेरा प्रेमी, और हमारा झगड़ा हो गया है जिस कारण मैं रूठ कर इससे दूर जा रही हूँ। क्या ये आदमी ऐसा सोच रहा है? अगर ये ऐसा सोच रहा है तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। कोई इस आदमी को ये बात समझाओ, इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी और ये कैसे पूछ सकता है मैं जा रही हूँ? सिया ये सारी बातों को बस मन में सोच ही सकती थी और अफसोस की बात वो ये सारी बातों को बोल नहीं सकती थी। सिया अपने मन में चल रही सारी बातों से बाहर आती है और धीरे से अलेक्जेंडर की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रों को झुकाकर धीरे से हाँ में सर हिला लेती है। सिया को ऐसे हाँ में सर हिलाते हुए देखकर अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस खामोश सा ही रहता है।
इन 2 महीनों में ये पहली बार था जब सिया ने अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनी थी और अलेक्जेंडर ने खुद से आकर उससे बात की थी, वरना वो तो कभी भी उसके सामने तक नहीं आया था। यही सब सोचकर सिया थोड़ी हैरान होती है, पर वो ज़्यादा नहीं सोचती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसे बस इस जगह से अपनी बहन को लेकर जाना था। अलेक्जेंडर सिया के जवाब को सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस अपनी बेजान सी आंखों के साथ ही उसे बस देखे जा रहा था, जो एकदम शांत थी। इन 2 महीनों में अलेक्जेंडर ने कभी भी सिया की आवाज़ नहीं सुनी थी, न ही उसे बोलते हुए देखा था, और देखे भी कैसे जब वो सिया के सामने खुद ही कभी आया जो नहीं था। मगर आज सिया इस देश को छोड़कर जा रही थी हमेशा हमेशा के लिए, और अब वो लोग कभी भी वापस से मिलने वाले नहीं थे, जिस वजह से अलेक्जेंडर सिया से मिलने चला आया। अभी अलेक्जेंडर अपनी सोच में ही गुम था, उतने में ही उसके सामने रिया और एल्विस आते हैं, जिनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और दोनों का ही चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उन दोनों को देखकर सिया भी दोनों की तरफ देखने लगती है। सिया, मैंने सामान पैक कर लिया, अब हम निकल सकते हैं, रिया भारी सी आवाज में बोली। अभी नहीं, पहले हम जज जा रहे हैं शादी करने के लिए, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, एल्विस अपने रूखे स्वर में बोला। मगर उसकी बात सुनकर सिया की आंखें हैरान हो जाती हैं, पर अलेक्जेंडर वो बस खाली आंखों से दोनों को देखे जा रहा था। एपिसोड 23। एल्विस की बात सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता एल्विस सच में रिया से शादी करना चाहता है, मगर वो दोनों तो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? रिया कैसे इस इंसान से शादी कर सकती है? नहीं, अगर रिया ने इस आदमी से शादी की तो उसे फिर उसके साथ ही रुकना होगा, और सिया अपनी बहन को ऐसे इस इंसान के साथ नहीं रहने दी सकती थी। सिया के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, जिस वजह से उसका सर दर्द करने लगा था और वो अपना सर एक हाथ से पकड़ लेती है। इतना मत सोच, एल्विस ने मेरे सामने शर्त रखी है, अगर मुझे इंडिया जाना है तो मुझे इससे शादी करनी होगी। बिना शादी किए ये आदमी मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इससे शादी करनी पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, रिया खुद को मजबूत बनाते हुए बोली। रिया की बात सुनकर सिया बस खामोश होती है और फिर वो चारों ही चर्च के लिए निकल जाते हैं। करीब आधे घंटे में ही वो चारों चर्च में होते हैं। सिया एक तरफ नीचे बैठी हुई थी और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर बैठा हुआ था, और उनके साथ कुछ और लोग मौजूद थे जो सारे गार्ड और असिस्टेंट होते हैं। चर्च का फादर शादी के मंत्रों को पढ़ते हुए दोनों से पूछता है, क्या आप दोनों को एक दूसरे से शादी करना मंजूर है? जिसके जवाब में दोनों हाँ में सर हिलाते हुए यश में जवाब देते हैं, जिसे सुनकर पादरी मुस्कुराते हुए दोनों की शादी को रजामंदी दे देता है और उन्हें किस करने के लिए बोलता है। फादर की बात सुनकर रिया एल्विस को देखने लगती है, तो एल्विस वो धीरे से रिया के करीब जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है, तो रिया भी अपनी नज़रों को उठाकर एल्विस के चेहरे को देख रही थी और एल्विस वो धीरे से झुककर रिया के नर्म मुलायम होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे काफ़ी सॉफ्टली किस करने लगता है। एल्विस की किस से रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे पता ही नहीं चलता है कब उसके लिप्स एल्विस के लिप्स पर चलने लगे और वो उसे किस करने लगी। उन दोनों के बीच बस छोटी सी किस होनी थी, मगर उन दोनों की वो नॉर्मल किस कब पेस्नेट में बदल जाती है, दोनों को ही पता ही नहीं चलता है। एल्विस तो ऐसे किस कर रहा था जैसे वो रिया को पूरा का पूरा निगल जाएगा। करीब 10 मिनट की उस लंबी किस के बाद एल्विस रिया को छोड़ता है और उसका हाथ पकड़ वहां से नीचे उतर चर्च के बाहर जाने लगता है, जिसके बाद वो उसे कार में लेकर बैठ जाता है और उनकी कार एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कार के अंदर एकदम सन्नाटा था। सिया दरवाजे से चिपककर खामोश बैठी हुई थी और अलेक्जेंडर वो भी शांत होकर खिड़की के बाहर देख रहा था, मगर एल्विस ने रिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कुछ मिनटों में ही वो लोग एक बड़े से मैदान में आ जाते हैं जहां पर एक प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था और साथ में काफ़ी सारे बॉडीगार्ड भी, और वहीं पर एक शादी का मंडप भी तैयार था। जब रिया की नज़र उस मंडप पर जाती है तो वो हैरानी से उसे देखने लगती है। सिया की आंखें भी हैरान थी, पर वो खामोश थी। सिया ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, वो अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। उसे बोलने में कुछ दिक्कत होती थी, जिस कारण वो एकदम खामोश होती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। ये मंडप कैसा? रिया हैरान नज़रों से चारों तरफ देखकर बोली। इस मंडप में इंडियन वेडिंग होगी, जो तुम्हारा ट्रेडिशन है, एल्विस बिना किसी भाव के बोला। उसकी बात सुनकर रिया खामोश होती है, क्योंकि उसे अपने देश जो लौटना था, इसलिए वो खामोश रहना ही सही समझती है और चुपचाप एल्विस की सारी बातों को मानकर उसके साथ एक बार फिर से इंडियन तरीके से शादी करने लगती है।
उस जगह पर इंडियन पंडित ही था जिसे पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने किडनैप कर रखा था। पंडित जी धीरे धीरे मंत्रों को पढ़ते जाते हैं और उनकी शादी की एक एक रस्में पूरी होने लगती हैं। जब 7 फेरे पूरे होते हैं तब एल्विस रिया की मांग में सिंदूर लगा उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, जिसे देखकर रिया की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वो आंसू भरी नजरों से एल्विस को ही देखने लगती हैं। क्या अब हम जा सकते हैं? सिया धीमी सी आवाज में बोली। सिया की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर उसे देखने लगता है और धीरे सी हाँ में सर हिला देता है। तो सिया रिया को देख धीरे से बोली, रिया हम चले। हाँ तू अंदर जा, मैं अभी आई। इतना बोल रिया आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर लेती है। सिया भी उसकी बात मानकर जेट पर चढ़ जाती है। तो रिया आंसू भरी नजरों से एक नज़र एल्विस को देखती है और पीछे पलट जाती है। फिर वो जाने के लिए जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, ठीक वैसे ही एल्विस जल्दी से रिया का एक हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे काफी टाइट हक कर बोला, तुम मेरी हनी हो, समझी तुमने? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हनी हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मगर मेरी एक बात याद रखना, अब आज के बाद कभी भी गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना। अगर तुम गलती से भी मेरे सामने आई और हम एक दूसरे से मिले तो याद रखना मैं हमारे बेटे को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ अपने पास रखूंगा और मैं फिर तुम्हारी किसी भी बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए याद रखना गलती से भी मेरे सामने आना नहीं, ना ही अपनी शकल मुझे दिखाना और इसे मेरी धमकी ही समझना। इतना बोल एल्विस रिया के होठों को चूम लेता है और उसे खुद से दूर धकेल गुस्से में चिल्लाया, जाओ, चली जाओ यहाँ से और कभी भी लौट कर वापस नहीं आना। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत, और अगर तुम वापस मुझे मिली तो मेरी नफरत का सामना करोगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से, एल्विस रोते हुए चिल्लाया। तो रिया भी रोते हुए ही आंखों में आंसू लिए उस जगह से जल्दी से जाकर जेट पर चढ़ जाती हैं और देखते ही देखते उनका जेट वहां से हवा में उड़ते हुए ही दोनों की आंखों से गायब हो जाता है। एपिसोड 24। 4 साल बाद उत्तराखंड नैनीताल। एक मीडियम साइज का एक मंजिला घर। उस घर के अंदर एक कमरे में एक बड़े से बेड के ऊपर 3 लोग आराम से सो रहे होते हैं। सुबह के 6 बजे एक लड़की अंगड़ाई लेते हुए बेड पर ही उठकर बैठ जाती है और खुद को ही अपनी बाहों में भरी वो खुद से ही बोली, गुड मॉर्निंग रिया। इतना बोलकर वो अपने पास ही सो रहे एक छोटे से बच्चे को प्यार से देख मुस्कुराते हुए ही झुककर उसके गालों को चूमकर प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग मम्मा। रिया की बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा अपनी आंखों को खोलकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो अपने बगल में सो रही एक और छोटी लड़की जो उसी की उम्र की थी उसे देख मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग दीदू। वेली गुड मॉर्निंग। क्या दिन निकल गया क्या? और रिया मासी तैयार हो गई। वो बच्ची धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेली से अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर ही उठकर बैठते हुए बोली, नहीं अभी बस दिन निकला है मम्मा, तैयार नहीं हुई वो बच्चा अपनी क्यूट सी प्यारी और मीठी सी आवाज में। तो फिर मुझे सोने दो अभी, वैसे भी मुझे अभी नींद आ रही है। वो लड़की वापस से बेड पर लुढ़कते हुए बोली, मम्मा देखो आंसू दीदी को, वो वापस से बेड पर सो रही हैं। जब सिया मासी आएगी तब ये जागेगी। वो बच्चा वापस से बोला, कोई बात नहीं भव्य बेटा, आप भी आराम कर लो, तब तक मम्मा जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता तैयार करती हैं। इतना बोलकर रिया बेड से उतर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। तो भव्य अपनी दीदू को देख मुंह बनाकर बोला, आप कितनी लिजी हो दीदू, कितनी देर तक सोते रहती हो। इतना बोल भव्य भी नीचे उतर जाता है, मगर आंसू वो तो आराम से वापस से सो जाती है। भव्य स्टूल पर खड़ा होकर कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे को खोलने लगता है, जिस कारण सूरज की पहली किरण सीधे कमरे में पड़ती है और भव्य का मासूम सा सुंदर चेहरा साफ दिखाई देता है। दूध सा गोर सफेद रंग, उस पर दोहरी हैरान कर देने वाली नजरें, बाल हल्के ब्लैक और ग्रे कलर के, देखने में किसी विदेशी बच्चे की तरह। भव्य सच में काफी ज्यादा सुंदर था, जिसे देखकर कोई भी पलके झपकाना तक भूल जाए। रिया जल्दी से फ्रेश होकर नहाती है और कपड़े पहनकर सीधे किचन में भाग जाती है और जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगती है, क्योंकि उसे अपने ऑफिस भी जो जाना था। रिया जिस कंपनी में काम करती थी वो एक वेडिंग कंपनी है, जिसका काम है अपने क्लाइंट को उनके पसंद के मैच से मिलवाना और उनकी शादी अच्छे से होस्ट करना। रिया इस कंपनी के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही है और उसे अब अपना काम काफी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ गोल्डन पैलेस होटल, एक लड़की जिसने घुटनों तक की स्कर्ट और शर्ट पहन रखी थी, देखने वो किसी होटल में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉय नजर आ रही थी। वो लड़की अपने हाथ में एक बैग लिए एक होटल रूम के बाहर आकर रुकती है और कुछ देर रुककर उस रूम में नोक करती है। नोक की आवाज सुनकर कमरे का डोर खुलता है और डोर पर एक आदमी शर्टलेस खड़ा उस लड़की को ही देख रहा था। सर, वो मैडम ने ड्रेस मंगवाई थी, उन्होंने कहा था उनकी ड्रेस खराब हो गई है।
इसलिए उन्होंने सर्विस स्टाफ को खोलकर ड्रेस लाने के लिए कहा था। वो लड़की नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, अंदर आ जाओ और ड्रेस को रखकर रूम को क्लीन भी कर दो। इतना बोल वो आदमी सामने से हट जाता है। वो लड़की पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, फिर धीरे से अंदर चली जाती है। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अजीब था। फर्श पर किसी लड़की के कपड़े पड़े हुए थे और बेड पर काफ़ी सारी सिलवटें थी, जिसका मतलब साफ था कल रात उस कमरे में क्या हुआ होगा। वो लड़का अपने हाथ में वाइन का एक ग्लास सोफे पर बैठ जाता है और वाइन से भरी ग्लास को हिलाते हुए उसकी एक शिप लेकर उस लड़की को देखने लगता है। तो वो लड़की उस रूम को क्लीन करने में लग जाती है। उसका ध्यान बिल्कुल भी उस लड़के पर नहीं होता है। वो बस अपने काम को जल्द से जल्द पूरा कर वहां से जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथ को चला रही थी और वो लड़का उसे अपनी नशीली गहरी आंखों से देखे जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी धीरे से अपने होठों को खोलकर बोला। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़की के हाथ बेड सीट चेंज करते हुए रुक जाते हैं और वो उस लड़की को देखने लगती है। सिया, वो लड़की धीमे से बोली और वापस से बेड सीट सुधारने लगी और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर जैसे ही वहां से जाने को हुई, वो लड़का उसे आवाज लगाकर बोला, स्टॉप। क्या हुआ सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई? सिया डरते हुए उस आदमी से बोली, नहीं, मैं तो बस तुम्हें टिप देना चाहता हूँ। इतना बोल वो आदमी अपने पॉकेट से कुछ नोट निकालता है और सिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर सिया को अजीब तरह से देखते हुए बोला, ये लो तुम्हारा टिप। इतना बोल वो उन नोटों को सिया का एक हाथ पकड़ उस पर रख देता है और उसे फिर से अजीब तरह से देखते हुए बोला, ये पैसे लो और जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो जाए तब किसी अच्छे से हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लेना और अच्छे से दवाई ले लेना ताकि तुम्हें देखकर कोई हंसे ना। इतना बोल वो आदमी मुस्कुराते हुए ही सिया को देखने लगता है, जो हद से ज्यादा पतली थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, ना ही उसने कानों में कुछ डाली थी। वो एकदम सिंपल थी और बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जो सिर्फ कंधे तक ही थे। उस आदमी की बात सुनकर सिया उन पैसों को चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी होती है, जो करीब 5,000 से ज्यादा होंगे। सिया उन पैसों को देखकर सोच रही थी, हर बार उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। जब भी कोई मर्द उसे देखता है तो कोई भी उसके पास हवस भरी नजरों से नहीं बल्कि दया भरी नजरों से देखते हुए उसके पास आता है। और हर बार कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उसे ऐसे है टिप के तौर पर 3 से 4,000 रुपये दे देते हैं, तो कुछ उसकी शक्ल देखकर गंदा सा मुंह बना लेते हैं। उसे भी इस होटल में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। शुरू में उसके लिए यहाँ पर काम करना मुश्किल था, क्योंकि उसे देखकर काफ़ी सारे मर्दों का मुंह बन जाता था। तो वहाँ पर काम करने वाली लड़कियां भी उसे देखकर उसका मजाक बनाती और उस पर जोरों से हंसती। शुरुआती समय में सिया को काफ़ी कुछ सहना पड़ा, मगर अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी और एक तरह से उसे मदद भी मिल जाती है जब लोग उसे टिप के तौर पर पैसे दिया करते हैं। वो तो इन टिप के जरिए ही सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा लेती थी। सिया अभी अपनी सोच में गुम ही थी, उतने में ही उसके उस कमरे के बाथरूम का डोर खुलता है और एक तेज आवाज़ वहाँ पर आती है, क्या हो रहा यहाँ पर? जैसे ही सिया उस आवाज़ को सुनती है वो डर जाती है। एपिसोड 25। जैसे ही बाथरूम का डोर खुलता है, ठीक वैसे ही एक लड़की अपने बदन पर बाथ टॉवेल लपेटे बाहर आती है और जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खड़े सिया और अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है, उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं और वो गुस्से में आकर जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज़ को सुनकर सिया डर जाती है और डरते हुए ही उस लड़की की तरफ देखती है। तो वो लड़का वो मुस्कुराते हुए ही अपनी गर्लफ्रेंड को देख उसकी तरफ जाते हुए बोला, आ गई तुम जान, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? वो लड़की वापस गुस्से में सिया को देख ऐसे बोली जैसे सिया उससे उसके बॉयफ्रेंड को छीन लेना चाहती हो। रिलैक्स जान, में तो बस इसे टिप दे रहा था, रूम क्लीन करने के लिए और तुम्हारे लिए ड्रेस लाने के लिए। वैसे भी इसे देखकर तुम्हें लगता है कोई भी मर्द इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। वो लड़का सिया का मजाक बनाते हुए बोला। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुन वो लड़की भी सिया को देखती है और उसे देख खुद भी मुस्कुराते हुए ही बोली, यू आर राइट बेबी, इसने इस रूम को क्लीन किया और मेरे लिए ड्रेस लाए, इस हिसाब से मुझे भी इसे टिप देनी चाहिए। इतना बोल वो लड़की अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती और उन्हें गिनने लगती है। 1 2 3 4 ऐसे ही नोट गिनने के बाद वो उन नोटों को सिया के पास आकर उसका दूसरा हाथ पकड़ उसके हाथ पर उन नोट को रख अजीब तरह से बोली, ये लो और जाकर किसी पार्लर में अपना मेकओवर करवा लेना, इतने पैसे काफ़ी होंगे उसके लिए। इतना बोल वो लड़की घमंड से सिया को देखती है। सिया इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। ये लड़की एक समय में इसी होटल में उसके साथ सर्वेंट स्टाफ का काम किया करती थी।
मगर एक दिन किसी अमीर आदमी के साथ रात बिताने के बाद उसे काफ़ी मोटी रकम मिली और उसने इस जॉब को छोड़ दी और अब उसका यही काम बन गया था, अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाना और उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देना। सिया कुछ भी नहीं बोलती है, बस उन पैसों को रख लेती है। वैसे भी हाथ आई लक्ष्मी को मना करना बेवकूफ़ी वाला काम है। सर, मैडम क्या मैं जाऊँ? सिया नज़रें झुकाकर बोली। हाँ, जाओ, वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे उल्टी आने का मन कर रहा है, वो लड़की गंदा सा मुंह बनाकर बोली। सिया भी जल्दी से रूम से निकल जाती है और हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखती है। उसकी शिफ्ट अब खत्म हो चुकी थी, जिसे देखकर वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। चेंजिंग रूम में पहले से ही कुछ लड़कियां थी, जिनमें कुछ नाइट शिफ्ट वाली तो कुछ मॉर्निंग शिफ्ट वाली थी। वो सारी ही आपस में बातें कर रही थी। क्या तुमने सुना है हमारे होटल में को बड़ा और अमीर क्लाइंट आने वाला है, जो इस होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, मैंने भी सुना तो है, मगर वो कौन है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी डिटेल सीक्रेट रखी गई है। पर इतना पता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है। हाँ, अमीर तो होगा ही, जब इतना इम्पोर्टेंट है तो अमीर होना तो बनता ही है। मैं तो सोच रही किसी तरह से मुझे उसके रूम में जाने का मौका मिल जाए और वो मेरे हुस्न के जाल में फंस जाए। उसके बाद मुझे भी इस होटल में सर्विस स्टाफ की जॉब नहीं करनी होगी, एक लड़की इतराते हुए बोली। सिया उन सब की बातों को सुनती है पर गौर नहीं करती है। वो तो अपने कपड़ों को बदलकर घर वाले नॉर्मल कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल जाती है। घर में रिया दोनों बच्चों के साथ नाश्ता करती है, फिर अपनी कंपनी जाने के लिए रेडी होने लगती है। तो दोनों बच्चे साथ में बैठकर कार्टून देखने लगते हैं। तभी घर की डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिया जाकर डोर खोलती है तो सामने सिया खड़ी होती है, जिसने काफ़ी ज़्यादा ढीले से कपड़े पहन रखी थी, जिसमें वो किसी हैंगर की तरह नजर आ रही थी। आ गई तू? रिया सिया को देखते ही बोली। फिर वो अपना बैग उठाते हुए बोली, मैंने नाश्ता बना दिया है, तू लंच बना लेना और बच्चों को खिलाकर खुद भी खा लेना, अब मैं निकलती हूँ। इतना बोल रिया सिया के गले लगती है और दोनों बच्चों के गालों पर किसकर उन्हें बाय बोलती है। बाय मम्मा, बाय मासी, दोनों बच्चे एक साथ बोले। रिया भी प्यार से दोनों को एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। सिया भी थक गई थी, जिस कारण वो सोफे पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मम्मा पानी। आंसू एक ग्लास में पानी लाकर सिया को देखकर बोली। थैंक्स हूँ, सिया धीरे से बोली और उस पानी को पी गई। फिर वो दोनों बच्चों को प्यार से देख धीमी आवाज में बोली, मैंने आप दोनों के लिए पेस्ट्री लाई है। इतना बोल वो बैग से एक पर्स निकालकर उन दोनों के सामने कर देती है। वो पेस्ट्री मासी, ये तो मेरी फेवरेट है, भव्य खुश होकर बोला और सिया के गले लग गया। आंसू भी जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग गई तो सिया भी दोनों को प्यार से अपनी बाहों में थाम लेती है। दूसरी तरफ रिया जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है, ठीक वैसे ही वो जल्दी से अपने केबिन की तरफ भागती है। मगर वो अपने केबिन में जा भी पाती उससे पहले ही एक लड़की आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिसकी इस हरकत पर रिया उसे हैरानी से देखने लगती है। इस तरह से क्या देख रही हो? मैनेजर ने बुलाया है, वही बताने आई हूँ मैं, वो लड़की देवल मुस्कान लिए बोली। मैनेजर का नाम सुनते ही रिया डर जाती है और डर भरी नज़रों से उस लड़की को देखने लगती है। एपिसोड 26। रिया जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है, ठीक वैसे ही वो जल्दी से अपने केबिन की तरफ भागती है। मगर वो अपने केबिन में जा भी पाती उससे पहले ही एक लड़की आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिसकी इस हरकत पर रिया उसे हैरानी से देखने लगती है। इस तरह से क्या देख रही हो? मैनेजर ने बुलाया है, वही बताने आई हूँ मैं, वो लड़की देवल मुस्कान लिए बोली। मैनेजर का नाम सुनते ही रिया डर जाती है और डर भरी नज़रों से उस लड़की को देखने लगती है। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? जाओ और मैनेजर से मिलो, क्या पता वो तुम्हें जॉब से निकालने की बात करने के लिए बुला रही हो। वो लड़की अपने चेहरे पर एक अलग ही शैतानी चमक लिए हुए ही बोली। तुम बोलना क्या चाहती हो और तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? मैनेजर मुझे क्यों जॉब से निकालने लगी, वो भी बिना किसी गलती के? मैंने तो कुछ किया भी नहीं जो मैनेजर मुझे निकाले, वो भी जॉब से। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने आज तक अपने हर एक काम की बखूबी से किया है, फिर वो किसी क्लाइंट को संभालना हो या फिर किसी की शादी होस्ट करना हो। मैंने हर एक काम अच्छी तरह से किया है, तो तुम मुझे इस तरह से डरा नहीं सकती हो, ना ही मुझे इस तरह से धमका सकती हो। रिया उस लड़की को देखकर बोली। ओ रियली, तुम्हें लगता है तुमने सही से काम किया है तो जाओ और जाकर मैनेजर से मिलो, क्या पता वो तुम्हें समझा सके तुमसे गलती क्या हुई है, वो लड़की बोली और मुस्कुराते हुए ही उस जगह से अपने डेस्क पर चली गई। रिया भी एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए ही मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। मे आई कम इन सर? रिया मैनेजर के केबिन के बाहर जाकर डोर पर नोक कर बोली। कम इन, अंदर से आवाज आई।
उस आवाज को सुनकर रिया केबिन के अंदर चली जाती है और अपने सामने मौजूद मैनेजर को देखती है जो अपने काम पर लगा हुआ था। उस मैनेजर को देखकर रिया धीरे से ही बोली, सर आपने मुझे बुलाया, क्या कोई जरूरी काम है? रिया की बात सुनकर मैनेजर अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है और मुस्कुराते हुए ही बोला, रिया तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। इतना बोलकर वो रिया को बैठने का इशारा करता है। रिया भी उसकी बात सुनकर बैठ जाती है। रिया, मुझे मिस्टर आहूजा का कॉल आया था और उन्होंने कहा है तुमने जिस डेट से उन्हें मिलाया था 6 महीने साथ रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है वो शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें कॉल किया था पर शायद तुम्हारा नंबर नहीं लगा जिस कारण उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा है तुम उनसे मिल लो ताकि तुम उनके साथ शादी की तैयारी के बारे में डिसाइड कर लो, साथ ही तुम ही उनकी शादी भी होस्ट करोगी, मिस्टर आहूजा ने कहा है। मैनेजर की बात सुनकर रिया मुस्कुराते हुए ही बोली, सॉरी सर, मुझे लगता है मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था जिस कारण मैं कॉल लग नहीं पाया। मैं अभी मिस्टर आहूजा से बात कर लेती हूँ, आप फिक्र मत करिए। और मुझे लगता है मुझे उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी ताकि हम सामने से बैठकर अच्छी तरह से बात कर सके। साथ ही मिस्टर आहूजा हमारी कंपनी के काफ़ी बड़े और ज़रूरी क्लाइंट है तो उनकी शादी से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी सारी बातों को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा और उन्होंने अच्छे से खुश रखने की कोशिश भी करना होगा। रिया कुछ सोचकर बोली, ठीक है तुम बात कर लो और उनसे मिलने चली जाओ, और हाँ, जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कोई और केस हैंडल नहीं करोगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मिस्टर आहूजा और उनकी शादी है, समझी तुम? जी सर, मैं समझ गई। इतना बोल रिया केबिन से बाहर निकल जाती है और अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है। रिया जैसे ही अपने केबिन में जाने को होती है ठीक वैसे ही वो लड़की वापस से उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और रिया को वापस से देखने लगती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इस तरह से तुम क्यों बार बार मेरे सामने आकर मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? रिया इस बार गुस्से में बोली, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? और ये बताओ तुम्हें इतना समय क्यों लग गया मैनेजर सर के केबिन में? इतना बोल वो लड़की हैरानी से ही रिया को देख रही होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? रिया उल्टा उस लड़की से सवाल करते हुए बोली, तुम सोचती रहो मैं अंदर क्या कर रही थी और क्या नहीं, पर मुझसे दूर हटकर सोचो। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास वैसे ही काफ़ी सारे काम हैं, सो मुझे मेरा काम करने दो। इतना बोलकर रिया अपने केबिन में चली जाती है और वो लड़की गुस्से में बस यूं इतना ही बोल रह जाती है। मगर रिया वो तो उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने काम में लग जाती है और मिस्टर आहूजा से कॉल कर मीटिंग फिक्स करती है। दूसरी तरफ सिया फ्रेश होने के बाद नाश्ता करती है और कपड़ों को धोकर उन्हें सुखा देती है। भव्य, आंसू, चलो हम सो जाते हैं बेटा, सिया उन दोनों बच्चों को देखकर बोली। आप आराम करो मम्मा, आप नाइट शिफ्ट कर आई हो, आपको आराम करने की जरूरत है, हमें नहीं। आंसू सिया को देखकर बोली, मासी आपकी आंखें देखकर लग रहा है जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो एक काम करिए आप खुद है सो जाइए, जब हम खेल कर थक जाएंगे तब आपके पास आकर सो जाएंगे। उन दोनों ही बच्चों की बात सुनकर सिया बस हाँ में सर हिलाती है और सो जाती है। वैसे भी वो सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और उसे अब नींद भी जोरों से आ रही थी। सिया अपने कमरे में जाकर बेड के साइड रखे टेबल से अपनी दवाई उठाकर उसमें से दवाई निकाल कर खाती है और पानी पीने के बाद लेट जाती है। बेड पर लेटते ही सिया की आंखें लग जाती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। इधर हॉल में आंसू पेंटिंग कर रही होती है और भव्य उसके पास ही बैठा खिलौने से खेल रहा होता है। आंसू दीदू आप बड़ी होकर क्या बनोगी? भव्य खेलते हुए ही बोला, मुझे तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ताकि मैं जब बड़ी हो जाऊं और अच्छी बाली डॉक्टर बन जाऊं तब मैं मम्मा का अच्छे से इलाज करवा सकूं। आंसू मुस्कुराते हुए ही बोली, और तू क्या बनेगा बड़ा होकर? आंसू भव्य से सवाल करते हुए ही बोली, मुझे तो बड़ा होकर एक बड़ा डॉन बनना है या फिर बड़ा माफिया जिससे सब कोई डरे। भव्य अपनी मासूम सी आवाज के साथ ही बोला, माफिया? आंसू ये सुनते ही डर जाती है। एपिसोड 27। भव्य की बात सुनकर आंसू डर जाती है और डरते हुए है बोली, क्या तू बड़ा होकर खूनी बनेगा? इतना बोलकर आंसू अब हंसने लगती है और जोर से हंसते हुए ही बोली, अगर रिया मासी ने ये बात सुन ली ना तो फिर तेरी खैर नहीं। क्या तुझे पता नहीं रिया मासी को इन माफिया से कितनी ज्यादा चिढ़ है और वो कितनी नफरत करती है उनसे, भूल गया तू? आंसू बोली, नहीं मैं भूला नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए माफिया बनना चाहता ताकि मैं एक दिन अपने डेट को ढूंढ सकूं। मैंने सुना है माफिया डॉन काफी ताकतवर होते हैं और सब लोग उनसे डरते भी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए मैं भी आप बड़ा होकर एक बड़ा डॉन बनूंगा और फिर अपने डेट को ढूंढ कर पछूंगा
क्या उन्हें कभी भी हमारी याद नहीं आती जो वो आज तक हमसे मिलने नहीं आए? और एक बार भी उन्होंने मम्मा और मेरी खबर तक नहीं ली, ये भी जानने तक की कोशिश नहीं कि मम्मा और मैं उन्हें मिस भी करते होंगे और उन्हें याद भी करते होंगे। उन्हें कुछ पता नहीं है, पर जब मैं उन्हें ढूंढ लूँगा तब मैं उन्हें कैद कर लूँगा ताकि वो कभी भी भाग ही ना पाए और फिर हम सब साथ में रहे। उसके लिए मुझे डैड को ज़बरदस्ती ही किडनैप कर क्यों ना रखना पड़े? भव्य अपनी मासूमियत में बोला। हाँ, फिर तो तुम मेरी भी डैड को ढूंढ देना और जब मेरे डैड मिल जाए तो मैं उनकी सबसे पहले जमकर पिटाई लगाऊंगी और पिटाई लगा लेने के बाद उन्हें बताऊंगी मुझे उनकी कितनी ज़्यादा याद आती है। आंसू थोड़ी सी उदास होकर बोली। वो दोनों ही बच्चे अब अपने अपने डैड को याद कर दुखी हो रहे होते हैं और दोनों के ही मासूम से चेहरे एकदम निराशा से भरे हुए होते हैं। लंदन। एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियां लंदन की सड़कों पर रात के अंधेरे पर चले जा रही होती है। उन सभी की रफ्तार तेज होती है और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। अभी वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं थे, बीच रास्ते में ही अचानक से उन गाड़ियों पर एक साथ काफ़ी सारी गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही गोलियां चलना शुरू होती है, अंदर कार में मौजूद गार्ड भी अब गाड़ी को रोक देते हैं और दुश्मनों पर हमला करने लगते हैं। कुछ देर इस तरह ही सड़क पर गोलियों के चलने की आवाज़ आते रहती है, फिर अचानक से शांत सी पड़ जाती है। बीच सड़क पर काफ़ी सारे आदमियों की लाश पड़ी हुई थी और कुछ आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए डर से काँप रहे होते हैं। तभी उन सारी गाड़ियों के बीच खड़ी एक कार का डोर खुलता है और दोनों तरफ से दो लड़के हाथ में गन लिए बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे वो लोग बाहर आगे बढ़ रहे होते हैं, घुटनों पर बैठे लोगों के दिल की धड़कनें उस सड़क पर तक सुनाई देने लगती हैं और जैसे ही वो दो लड़के उसके सामने खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही घुटनों पर बैठे आदमी बुरी तरह से अंदर तक सिहर जाते हैं। किसने भेजा है तुम्हें? एक बड़ी ही डेंजर सी आवाज़ उस सड़क पर आती है। उस आवाज़ को सुनते ही घुटनों पर बैठा एक आदमी कांपती हुई आवाज़ में ही बोला, हमें नहीं पता, हमें तो बस इतना बोला गया था यहाँ से जो गाड़ियाँ जाएगी उस पर हमला करना है, हमें बस इतना ही बोला गया था, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। वो आदमी डरते हुए ही बोला। हाँ, एक आदमी मास्क लगाकर हमारे पास आया था और उसने ही ये सब करने के लिए कहा था। हम नहीं जानते वो कौन था, दूसरा आदमी भी हिम्मत कर बोला। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर सामने खड़े दो लड़के जो किसी यमराज की तरह लग रहे थे, वो उन आदमियों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अपनी नज़रों से ही उनका खून कर देंगे। शट अप, एक लड़का बिना किसी भाव के अपने आदमियों से बोला। उसने इतना बोला ही था कि उसके गार्ड उन आदमियों को गोली चलाकर मार देते हैं। पता लगाओ यहाँ पे रहते हुए किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो वो हम पर हमला करवाए और हमें मारने की कोशिश करे। मुझे कल सुबह तक वो आदमी चाहिए जिंदा अपने साथ। उन दो लड़कों में से एक लड़का जो कोई और नहीं बल्कि एल्विस होता है, जो इन 4 सालों में पहले से भी ज़्यादा पत्थर दिल बन चुका था, वो अपने गार्ड से बोला और वहाँ से वापस अपनी कार में बैठ जाता है। उसके पीछे ही अलेक्जेंडर भी कार में बैठ जाता है। 4 सालों में अब दोनों है भाई पहले से भी ज़्यादा क्रूअल हो चुके थे और उनके अंदर अब किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग ही नहीं बची थी। एक तरह से बोलना गलत नहीं होगा, दोनों है भाई हार्टलेस हो चुके हैं। उन दोनों की ही कार उनके विला के आगे आकर रुकती है और दोनों ही अपने अपने विला में चले जाते हैं। जब एल्विस अपने घर आता है तो वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसकी आंखों के सामने रिया की बड़ी बड़ी तस्वीरें आ जाती हैं जो चारों तरफ लगी हुई होती हैं, जिसे वैसे देखकर एल्विस की आंखें गुस्से और नफरत से भर जाती है। वो वैसे ही गुस्से और नफरत दोनों के साथ रिया की फोटो को देखते हुए ही बोला, आई हेट यू हनी, सुन रही हो तुम? आई हेट यू, मुझे नफरत है तुमसे और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, कभी भी नहीं। मैं सारी जिंदगी तुमसे नफरत ही करते रहूँगा और तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चला जाता है। क्या लगता है आप सबको क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या एल्विस और रिया दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या एल्विस रिया से सच में नफरत करता है? क्या हुआ है सिया को? क्यों उसकी हालत इस तरह से खराब दिख रही है? सारी बातों का जवाब पाने के लिए बने रहे मेरी कहानी के साथ। 28 क्या तुझे एल्विस की याद नहीं आती? शाम का समय। रिया को अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हुए और अपना काम करते हुए कब 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है और उसके ऑफिस की छुट्टी का समय भी हो जाता है, जिस कारण वो अपना सारा सामान समेटकर केबिन से बाहर निकलने लगती है। वो केबिन से निकलकर जैसे ही बाहर जाने को होती, ठीक वैसे ही वही लड़की रिया को परेशान करने के इरादे से बोली, अरे सुनो, कोई यहाँ पर ऐसा भी है जो नौकरी तो यहाँ पर करता है मगर रहता हमेशा ऑफिस से बाहर ही है, और इतना ही नहीं, भले ऑफिस आने में उसे देरी हो जाए
पर यहाँ से निकलने में कभी भी देरी नहीं होती है। इतना बोल वह लड़की जिसका नाम पूजा होता है वो हंसने लगती है। रिया जो आगे बढ़ रही थी उसके कदम उस लड़की की बात सुनकर रुक जाते हैं और वो एक नज़र उस लड़की को देखकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए ही बोली, मुझे कुत्तों के मुंह लगने का कोई भी शौक नहीं है, ना ही मेरे पास इतना फालतू का समय है जो मैं किसी जंगली कुतिया पर अपना समय बर्बाद करूं। इतना बोलकर रिया मोबाइल अपने पेंट की पॉकेट में रखती है और वहां से जाने लगती है। तुमने मुझे कुत्ता और कुतिया बोली, हाउ डरे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे डॉग और डॉगी बोलो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह रिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से में घूरने लगती है। एक्सक्यूज मी, रिया पूजा को देखकर बोली, तुमने मुझे डॉग और डॉगी क्यों कही? पूजा लड़ाई करने के मूड में आकर बोली, क्या कोई बताएगा मैंने इन मैडम को कुछ बोला भी है या ये खुद अपने आप को डॉगी और डॉगी समझ रही है, इसलिए ये बार बार मुझसे बोल रही है मैं इन मैडम को डॉग और डॉगी बोलूं। रिया ये सब इतनी तेज आवाज में बोलती हैं कि आसपास मौजूद सारे एम्प्लॉय पूजा को ही देखने लगते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। सारा ऑफिस जानता था पूजा रिया से कितना ज्यादा जलती थी और वो अपनी उसी जलन के चलते ही एक मौका नहीं छोड़ती रिया को परेशान करने का। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से पता थी और सब ये भी जानते थे रिया कभी भी पूजा के भड़काने में नहीं आती और न ही उसे कभी भी पलटकर जवाब दिया करती थी, जिस कारण पूजा और भी ज्यादा उसे परेशान करते रहती थी। सभी को इस तरह से खुद पर हंसते हुए देखकर पूजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में रिया को अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, एक बार, बस एक बार मेरे हाथों किसी बड़े क्लाइंट का केस लग जाए उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी असली जगह क्या है और तुम क्या डिजर्व करती हो। मैनेजर सर को तुम भले अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सकती हो मगर मुझे नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपने सारे क्लाइंट को किस तरह से फंसाती हो और किस तरह तुम अमीर क्लाइंट के लिए लड़की ढूंढती हो। तड़ाक। अभी पूजा ने अपनी बात खत्म की भी नहीं थी उससे पहले ही रिया ने एक जोर का थप्पड़ पूजा के गालों पर जड़ दिया और उसे गुस्से में ही घूर कर देखने लगी। आसपास मौजूद सारे ही लोग इस नज़ारे को देखकर एकदम हैरान से रह जाते हैं। तो पूजा अपने गाल पर अपना एक हाथ रख गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पूजा अभी इतना बोल ही रही थी उतने में ही रिया एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ जोर से चिल्लाया, ऐसे अब तुम्हें पता चल गया मैंने कैसे थप्पड़ मारी, यह अभी भी बाकी है जानना। रिया चेहरे पर डेविल मुस्कान लिए बोली, तुम्हें देख लूंगी। पूजा गुस्से में चिल्लाई, अच्छी तरह से देख लेना, मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूँ और खूबसूरत भी, और अगर मेरी ब्यूटी को देखकर कोई भी मुझे अपनी शादी की जिम्मेदारी देता है या मेरी काबिलियत देखकर देता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हाँ, एक बात बोलूं, तुम ना खुद इस जॉब को छोड़कर चली जाओ वरना मैं मैनेजर सर से बात करूंगी, उन्हें तुम्हारी जैसी यूजलेस एम्प्लॉय चाहिए या मेरी जैसी काबिल। रिया अपने बाल झटकते हुए बोली। रिया की बात सुनकर पूजा डर जाती है मगर अपने डर को अंदर ही दबाकर बोली, मैं तुम्हें देख लूंगी। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ और मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। पूजा हंसते हुए बोली, और कोशिश करके देखो समझ आ जाएगा, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं जो तुम ले सको, और हाँ, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर रिया वहां से निकल जाती है पर पूजा गुस्से का घुट पीकर रह जाती है। रिया इन 4 सालों में काफी ज्यादा बदल गई थी। उसने अपने बेटे को जन्म देने के बाद से ही कराटे क्लास शुरू की, खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी सारी मैगजीन पढ़ी, काफी कुछ किया ताकि वो अपने बच्चों को और खुद के साथ सिया को प्रोटेक्ट कर सके। आज की रिया लोगों की बातों को सुनने वाली नहीं बल्कि उन्हें करारा जवाब देने वाली थी। जो लड़ना जानती थी और जो उसे या उसके परिवार को परेशान करे उन्हें सबक सिखाना भी जानती थी। घर सिया की शिफ्ट 8 घंटे की होती है मगर वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करती है ताकि उसे ज़्यादा सैलरी मिल सके, इसलिए वो 8 बजे होटल जाने के लिए निकल जाया करती थी। अभी बस शाम के 6 ही बजने वाले थे और सिया खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी रिया बाहर से ही डोर खोलकर घर के अंदर आती है। आंसू और भव्य जो हॉल में ही खेल रहे थे, जब उनकी नज़र रिया पर पड़ती है तो वो दोनों खुश होकर रिया को देखने लगते हैं, तो सिया भी उसे ही देखने लगती है, साथ ही वह सब्जी भी काट रही होती है। मम्मा आप आ गई, भव्य खुशी से चहकते हुए बोला। हाँ, मैं आ गई और देखो तुम दोनों के लिए मैं चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। इतना बोल वह पर्स से चॉकलेट निकालकर उन दोनों बच्चों को दे देती है और सिया के बगल में जाकर बैठ जाती है।
क्या हुआ, तू इतनी सीरियस क्यों लग रही है? रिया सिया को देखकर बोली। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। सिया बोली। अच्छा एक बात बता रिया, क्या तुझे एल्विस की याद नहीं आती? जैसे ही सिया इतना बोलती है, रिया हैरान सी उसे देखने लगती है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।